हेलो एवरीवन। आज है 12 जनवरी 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय को वेस्ट किए आज का न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग जनधन अकाउंट, जिसमें कि कहा बताया जा रहा है कि जनधन अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है वो बढ़ गया है। दैट इज़ दिसंबर 2022 का अगर डेटा का बात करें तो इट हैज़ बिकम अराउंड रुपीज़ 1.80 लाख करोड़ रुपीज़ का अकाउंट का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी है। दैट इज़ दिसंबर 2022 में। तो पहले मैं बता देता हूँ, एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये लॉन्च हुआ था 28 ऑफ अगस्त 2014 में। राइट। मोदी गवर्नमेंट आने के जस्ट बाद इसे लॉन्च किया था, और नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि सभी लोगों का एक बैंक अकाउंट हो, उसके लिए सब कोई बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 अगस्त में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है कोई मिनिमम बैलेंस का ज़रूरत नहीं था, कोई भी मिनिमम बैलेंस का नहीं रहेगा अकाउंट में, ऐसा था। साथ में सबको डेबिट कार्ड दिया जाता, हाँ, अकाउंट के साथ ज़ीरो बैलेंस रहता और डेबिट कार्ड दिया जाता जिसमें कि इनबिल्ट इंश्योरेंस होता 1 लाख रुपीज़ का इस डेबिट कार्ड के साथ, रुपए डेबिट कार्ड के साथ। और साथ में 5,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता। मतलब ओवर एंड एबव आप एक बैलेंस में जितने बैलेंस है उससे 5,000 प्लस और पैसे निकाल सकते थे, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का लोन हो गया, प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल बैलेंस जो है, जो बेसिक बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंग ये रीच कर गया रुपीज 1.80 लाख करोड़। और इसके बेनिफिशियरीज टोटल अगर कितने हैं, तो अगर अराउंड 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो इसमें से बेनिफिशियरीज हो गए 47.84 करोड़ बेनिफिशियरीज है। इतने बेनिफिशियरीज है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का, मतलब इतने सारे लोगों ने ओपन किया जनधन खाता, जिसमें कि इसमें से जो है 26.54 करोड़ जो है वुमेन है एंड रेस्ट आर मेल। तो अब देख सकते हैं ये वुमेन, दिस आर स्माइलिंग, दे आर वेरी मच हैप्पी हैविंग द रुपे डेबिट कार्ड। और ये फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ चुके हैं, हाँ, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट ओपन हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो बेनिफिशियरी जो है इसमें टोटल 47.84 है, इसमें से 26.54 करोड़ वुमेन है। और ये बेनिफिशियरीज अर्बन और रूरल एरियाज दोनों से है। तो बात करें तो अराउंड इसमें से 32 करोड़ जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, हाँ, और अर्बन एरिया से 16 करोड़ लोग बिलोंग करते हैं, अराउंड 16 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितने रूरल जो एरिया से लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। दे हैव बिकम फाइनेंशियली इंक्लूडेड, फाइनेंशियल उनका अपना बैंक अकाउंट है अब। तो 32 करोड़ रूरल पॉपुलेशन, तो दिस इज़ ए वेरी बिग स्टेप जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का, सबको फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का। और इससे क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में भी ये बहुत ज़्यादा मदद किया कि कोई भी स्कीम से गवर्नमेंट का अगर इनको ट्रांसफ़र करना है, पैसे सब्सिडी का ट्रांसफ़र करना है, तो फिर इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। पहले अगर रूरल पीपल नहीं लिंक्ड थे, फाइनेंशियल इंक्लूडेड नहीं थे, तो फिर प्रॉब्लम होता था, करप्शन होता था डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने में, डायरेक्ट अगर पैसे ट्रांसफ़र करना है तो अब ये कम हो गया है। तो मगर एक चीज फीचर देखा गया कि जो रुपे डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया, हाँ, अभी इसका जो इशू किया जाता है ना, इसका ग्रोथ स्लो हो गया, हाँ, स्लो डाउन इन ग्रोथ देखा गया है। जो रुपे डेबिट कार्ड, जो नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स इशू किया जा रहा है इन द रूरल एरियाज स्पेशली, तो ऐसा इसलिए माना जा रहा है, इसलिए हुआ है क्योंकि जो नंबर ऑफ जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, हाँ, तो जब बेनिफिट्स लोगों को लगता है जैसे कोरोना के टाइम में 500 रुपीज़ मिल रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा रुपए डेबिट कार्ड जो है इशू होने लगा। फिर जब ये स्कीम्स हटा दिया गया तो फिर दो नंबर ऑफ जो रुपए डेबिट कार्ड इशू है वो घट गया। तो मेनली जो है रुपए डेबिट कार्ड का इशू डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। अगर गवर्नमेंट कुछ नए स्कीम्स ला रहा है जिसमें कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, तो फिर ये इशू अपने आप बढ़ जाता है, और फिर नहीं रहता है तो घट जाता है। पर इसका ये होने से बहुत बड़ा फायदा ये रहता है कि रुपे डेबिट कार्ड अगर लोगों के पास रहेगा तो इसमें इनबिल्ट
जो है इंश्योरेंस रहता है 1 लाख रुपीज का, राइट। तो ये 1 लाख रुपीज पर इसका कंडीशन ये है कि जो रुपए डेबिट कार्ड है उसको 90 डेज, 1 लाख रुपीज फॉर 90 डेज के लिए है कि 90 डेज के अंदर जब वो फर्स्ट टाइम अपना कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन जैसे कोई आज के दिन कैरी किया तो नेक्स्ट 90 डेज तक, हाँ, उस बंदे को 1 लाख रुपीज का वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, पर ये ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है। तो ये एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक तरह का इंसेंटिव है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो है ये रुपए डेबिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा इशू हो और लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए और कनेक्टेड हो। इसमें एक चीज़ और है कि देखा गया कि हमने जैसे बोला कि नो मिनिमम बैलेंस चाहिए, कोई मिनिमम बैलेंस का ज़रूरत नहीं होता है जनधन अकाउंट खोलने के लिए, हाँ। पर अभी हाल फिलहाल देखा गया कि जो नंबर ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट है वो घट गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जीरो बैलेंस रखना पसंद कर रहे हैं, लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में बिलीव कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अकाउंट खोल के छोड़ दिए हैं। नंबर ऑफ जीरो बैलेंस घट गया है, इसका मतलब अब लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले क्या था, वो ओपन करके छोड़ दिए थे तो जीरो बैलेंस में रहता था, पर धीरे धीरे लोग न जो लोग यूज करने लगे बैंकिंग सिस्टम को, लोग गांव में बहुत ज़्यादा पहले डरते हैं पैसे, बैंक को लेके, पैसे को लेके, तो अब वो इसका मतलब एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो अब ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी के कारण जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये कम हो गया, मतलब अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होने स्टार्ट हो गए हैं। और परसेंटेज ऑफ जीरो बैलेंस का अभी बात करें, कितने परसेंट ऑफ अकाउंट्स जो है जीरो बैलेंस है, दैट इज 47.84 करोड़ बेनिफिशियरीज है। इसमें से जो परसेंटेज ऑफ जीरो बैलेंस है राइट नाउ इट इज 8.2%, इतना ही सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट बचा है एज ऑफ अगस्त 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग। और रुपए डेबिट कार्ड आपको याद रखना है कि देयर इज ए इनबिल्ट 1 लाख का इंश्योरेंस है 90 डेज तक, जब से वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करता है। थोड़ा बहुत आपको जनधन अकाउंट के बारे में जान लीजिए, योजना के बारे में जान लीजिएगा। नो मिनिमम बैलेंस, 5000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। टोटल बैलेंस अगर हम लोग ईयर इन ऑन ईयर ग्रोथ का बात करें, हाँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दैट इज दिसंबर 21 ले लीजिए और दिसंबर 22, ठीक। तो टोटल बैलेंस जो था, मतलब जनधन अकाउंट में कितने टोटल बैलेंस थे, टोटल बैलेंस अगर हम लोग देखें, हाँ, तो दिस वाज अराउंड 1.50 लाख करोड़, और 2022 में मैंने कितना बताया, 1.80 लाख करोड़, राइट, यहाँ पे 1.80, तो 1.80 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं 21 से 22 में इंक्रीज हुआ, 1.50 लाख करोड़ रुपीज से 1.80 लाख करोड़ रुपीज हो गया है, दैट इज 0.30 करोड़ रुपीज से बैलेंस जो है रुपए डेबिट कार्ड में बढ़ा है, सॉरी, बैलेंस जनधन अकाउंट में बढ़ा है। और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज का अगर हम बोले, तो इसमें कितने बेनिफिशियरीज थे 2021 दिसंबर में, इट वाज 44 करोड़ बेनिफिशियरीज, और ये दिसंबर नेक्स्ट ईयर कितने हो गए, 47.84, जो मैंने ऊपर बताया यहाँ पे 47.84। तो 44 से 47.84 करोड़ बेनिफिशियरीज हो गए, अराउंड 3.84 करोड़ बेनिफिशियरीज इंक्रीज हो गए हैं। तो अब देख, इसलिए कहा कि जनधन का अकाउंट टोटल बैलेंस जो है सर्ज हुआ है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1.50 लाख करोड़ टू 1.80 लाख करोड़, और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज भी बढ़ गए हैं। बट द इशू ऑफ रुपए कार्ड स्लोड डाउन, इशू ऑफ रुपए कार्ड इसलिए स्लो हो गया क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है अभी अगर कम हो गए तो फिर नंबर ऑफ यूज कम हो जाता है। जब नया गवर्नमेंट स्कीम्स आता है रिलेटेड टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वही बढ़ जाता है। तो रिसेंटली देखा गया कि रुपए डेबिट कार्ड्स का जो इशू है वो कम हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कॉर्नर 55% ऑफ द टोटल ऑर्डर प्लेस्ड ऑन द जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल के बारे में मैं आपको बता दूंगा, हाँ, ये गवर्नमेंट जेम का फुल फॉर्म हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हाँ, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेना होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को, हाँ, को अगर प्रोक्योरमेंट करना होता है तो फिर वो यहाँ गवर्नमेंट जेम पोर्टल से आके वो अपना सामान खरीद सकते हैं। तो कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज लेना है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जैसे कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोई मिनिस्ट्री हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है, या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ को खरीदना है, तो ये जाएंगे जेम पोर्टल में और वहाँ से खरीद लेंगे।
जेम के सीईओ है वो है पीके सिंह, हाँ, पीके सिंह। तो और गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हाँ, ऐसा मैंडेट बनाया गया है क्या कि जेम पोर्टल से जितना भी सामान खरीदना है, राइट, इसका 25% जो है, 25% जितना स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज को खरीदना, उसका 25% जो है वो एमएससी, हाँ, दैट इज मार्जिनल स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदना पड़ेगा। मतलब 1/4 जो बाइंग करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एमएससी दैट इज मार्जिनल स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदना पड़ेगा थ्रू जेम पोर्टल, राइट। और इस 1/4 में, इस 25% में 3% जो परचेजिंग होगा वो ऐसे एमएसई से खरीदना पड़ेगा जिसका कि ओनर जो है कोई वुमेन हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, ठीक। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, हाँ, ये 55% जो टोटल ऑर्डर जो प्लेस हुआ जेम से, मान लीजिए 100 करोड़ का ऑर्डर प्लेस हुआ, तो 55 करोड़ का ऑर्डर जो है, अगर 100 करोड़ जो है जेम पोर्टल से ऑर्डर हुआ है, जेम पोर्टल से, तो 55 करोड़ जो है इसमें एमएस, मार्जिनल स्मॉल एंटरप्राइज से परचेस किया गया है, एमएससी से, राइट। और बाद बाकी 45 करोड़ वो बिगर एंटरप्राइज से खरीदा गया जो कि जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड है, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जेम पोर्टल से अराउंड 55% जो है एमएससी से कंट्रीब्यूशन हुआ। टोटल ऑर्डर का अगर हम लोग देखें ना, जैसे मैंने यहाँ 100 करोड़ ले लिया, एक्चुअली में टोटल ऑर्डर जो किया गया था जेम पोर्टल से, दैट वाज फॉर वर्थ रुपीज 2.57 लाख करोड़। इतना 2.57 लाख करोड़ से परचेज किया, जिसमें कि एमएससी से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो है उसे 1.41 लाख करोड़ रुपीस का ऑर्डर किया गया, राइट। मतलब आउट ऑफ 2.57 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदा गया। और इस 1.41 लाख करोड़ में जो है, हाँ, 11,000 करोड़ जो है वो वुमेन हेडेड, हाँ, 11,000, 11K, ये वुमेन हेडेड एमएससी से खरीदा गया, दैट इज मार्जिनल स्मॉल एंटरप्राइज लेड बाय वुमेन। तो इसको दिस इज मतलब कि ये 11,000 करोड़ आउट ऑफ 141 लाख करोड़ ये वुमेन लेड एमएससी से लिया गया। तो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल इसको लॉन्च करने का रीज़न क्या था? ये जेम जो है पोर्टल लॉन्च किया गया था अगस्त 9, 2016 में। हाँ, और पर्पस इसका था कि जो भी ऑनलाइन परचेज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, ये सारे प्रोक्योरमेंट जो है इस पोर्टल से किया जाएगा, ताकि जो है पब्लिक सेविंग हो। हाँ, एक एक जगह से खरीदेगा तो जो सेविंग्स बढ़ेंगे गवर्नमेंट के। हाँ, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं होगा 2-3 जगह से खरीदने से। 2-3 जगह खरीदने से क्या होता है, टेंडर लाओ फिर खरीदो, तो इसमें अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है। तो बस यहीं से सब कोई खरीद लो, तो इससे पब्लिक सेविंग इंक्रीज होता है। मेन आइडिया, मेन रीजन यही था इसको लॉन्च करने का। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर जेम पोर्टल। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और जो गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर करता है, इसमें इसका मेन यही है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को खरीदना है वो यहीं से खरीदा जाए। और ये पोर्टल जो है अराउंड वो मोर देन 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया इस साल, जो बाइंग किया गया। और ये इंक्रीज हुआ, जो परचेज हो रहा है, हमने कहा 1 लाख करोड़ क्रॉस किया, दैट इज अराउंड 2.57 लाख करोड़ का परचेज हुआ है, जिसमें 1 लाख करोड़ का एमएससी से है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा जो मिनिस्ट्रीज़ है और डिपार्टमेंट्स हैं वो खरीद रहे हैं, इस कारण से हुआ है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जेम पोर्टल क्रॉस 1 लाख करोड़ सो फार दिस फिजिकल ऑन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन बाइंग एक्टिविटीज बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्रॉसेस 86% ऑफ द टारगेट फॉर द फिजिकल ईयर, राइट। तो यूनियन बजट जो आया था ना 2022-23 बजट का अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है गवर्नमेंट पहले ही बता देता है कि इतना टैक्स कलेक्शन होगा, इतना एक्सपेक्ट करते हैं। तो कितना बताया था? अराउंड
गवर्नमेंट को लगा था कि 14.20 ट्रिलियन, दैट इज लाख करोड़, 14.20 ट्रिलियन रुपीस जो है इतना गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा थ्रू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, हाँ, जो इंडस्ट्रीज कंपनी से के ऊपर, कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है। और फिर हो गया पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स में आ गया, ठीक है। तो इट इज वर्स एक्सपेक्टेड कि इससे गवर्नमेंट 14.20 ट्रिलियन जो है कलेक्ट कर लेगा। पर अब क्या है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इससे कई ज़्यादा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, दैट इज अराउंड 17.50 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट इजीली कलेक्ट कर लेगा इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में। बजट में था कि 14.20, पर इनकम जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा होगा थ्रू डायरेक्ट टैक्स। और जो तो इससे क्या होगा, जो बजट टारगेट था 14 उसको क्रॉस कर जाएगा, दैट इज +2 अगर बात करें अप्रॉक्स, तो 14, 15, 16 दैट इज मोर देन अराउंड 2 ट्रिलियन प्लस 2 पॉइंट समथिंग ये गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर पाएगा। अगर हम लोग ट्रेंड का बात करें, हाँ देखिए डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में गवर्नमेंट जो है पहले टैक्स करता है, लेकिन लोग फिर जो है रिफंड भी क्लेम कर लेते हैं, राइट, साल के एंड में रिफंड मिल जाता है उनको। तो अगर हम लोग रिफंड हटा के टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड देखें और रिफंड के साथ, तो जैसे बिना रिफंड का बात करें तो दैट इज नोन एज ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ठीक। और विथ रिफंड अगर बात करें तो वो हो जाएगा नेट आफ्टर रिफंड, ठीक है। अगर आफ्टर रिफंड, आर फॉर रिफंड, ठीक, आफ्टर रिफंड एंड दिस इज बिफोर रिफंड, BR। अगर हम इसका देखें तो जैसे हमने बोला ग्रॉस इज 14.20 ट्रिलियन ऐसा बजट में एक्सपेक्ट किया गया था, और आफ्टर रिफंड जो है 14 सॉरी ग्रॉस जो है इट इज एक्सपेक्टेड 14.71 ट्रिलियन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और आफ्टर रिफंड इट विल बी 12.31 ट्रिलियन। तो रिफंड यहाँ पे हो रहा है अराउंड 2.4 का रिफंड हो जाएगा, राइट। और ये जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो ये इंक्रीज हुआ है अराउंड 24.58% से, और आफ्टर रिफंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है 19.5% से। और रिफंड जो है हम देख सकते हैं कि रिफंड भी इंक्रीज हो रहा है अराउंड 58.74% से। बिटवीन ये डेटा है अप्रैल 22 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक, राइट। तो दैट इज 10 जनवरी के कारण ये 14.20 से 14.71 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेंड के बारे में, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेट ऑफ रिफंड जो है, जिसमें कि कॉर्पोरेट टैक्स आता है, पर्सनल इनकम टैक्स आता है, वो 12.31 ट्रिलियन है, रीच कर गया एज ऑफ 10 जनवरी। ये 10 जनवरी का डेटा के अकॉर्डिंग है, जो कि 19.5% हायर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस का बात करें बिना रिफंड का, तो दैट हैज टच्ड 14.71 ट्रिलियन एज ऑफ जनवरी 10, which is 24.58% higher compared to last year, that is 2021। तो अगर हम लोग ये तो हो गया इनकम के साइड का। अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडिचर के साइड का, राइट, तो ये तो गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट का जो है इनकम बढ़ रहा है थ्रू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, हाँ, दैट इज कंपेलिंग गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उससे क्या है, जैसे फर्टिलाइजर्स का प्राइस बढ़ गया, जो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, ये वाले फर्टिलाइजर्स का प्राइस बढ़ गया है, एलिमेंट्स का। तो इसके कारण से जो है गवर्नमेंट को सप्लीमेंट्री, जैसे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया था, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स SDG प्लेस किया था पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने, राइट, ऑफ अराउंड 4.36 ट्रिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट प्लेस किया था। और ये बेसिकली ये अमाउंट खर्च होगा फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के लिए, फूड सब्सिडी के लिए, राइट, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पैसे देने के लिए, हाँ, उनको कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए। और जो कुछ स्कीम्स है, दैट से मनरेगा हो गया, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हो गया। फिर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, हाँ। तो ये सारे चीज़ के लिए 4.36 ट्रिलियन का सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टूड एट 14.71 ट्रिलियन, अप बाय 24.58% फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर।
नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई लाइकली टू ट्विक लोन रिकवरी फ्रेमवर्क फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो पहले क्या था, आरबीआई जो नियम चला रहा था उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को लगा कि इसमें कुछ लूप होल्स है, इसलिए जो लोन रिकवरी करते हैं ना उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आरबीआई को ऐसा लग रहा है। तो फिर पहले आप जान लीजिए कि आरबीआई ने पहले क्या करता था। तो आरबीआई लाया था आईएसी, दैट इज इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी। हाँ, ये लाया था, और प्लस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोर्ड। ये दोनों मिल करके, दोनों एंटिटी 1 और 2, हाँ, ये दोनों मिल करके जो है लोन रिकवरी प्रोसेस को देखता है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और ये दोनों मिल करके जो वन टाइम सेटलमेंट प्रोसेस है, जैसे कि अगर लोन एनपीए हो गया, कोई बंदा पैसे नहीं दे पा रहा, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा है, और ये लॉस कैटेगरी में चला गया लोन, तो फिर वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। हाँ, कि आप कितने पैसे दे सकते हो वो ड्यूज दे दो और क्लियर करो ये लोन को। जरूरी नहीं है कि जितना टोटल अमाउंट है उतना दो, पर जितना भी दे सकते हो आप दे दो, इस टाइप का सेटलमेंट होता है, तो उसे वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। तो पहले ये दोनों मिल करके सेटलमेंट करता था, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसमें बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस होते थे। हाँ, मैल प्रैक्टिसेस क्या, जैसे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो ओटीएस को, वन टाइम सेटलमेंट को अलग अलग लेवल पे करता था। हाँ, जैसे कि एमडी लेवल पे हो गया, हाँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लेवल पे वन टाइम सेटलमेंट हो जाता था, रिजोल्यूशन हेड के लेवल पे हो जाता था, कभी कभी जो छोटा अमाउंट है वो रिकवरी एजेंट के लेवल पे हो जाता था। हाँ, तो अलग अलग लेवल पे होने से जो है अलग सब मैल प्रैक्टिसेस हो रहा था वन टाइम सेटलमेंट में। तो आरबीआई को अब लग रहा है कि इसे चेंज करना पड़ेगा। पहले जो सेटलमेंट किया जाता था, मान लीजिए कोई भी सेटलमेंट हो रहा है ना, वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, तो इसका सबसे पहले प्रपोजल प्लेस करता था। कोई बंदा है, उससे पैसे वापस लेने हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए है या फिर 50 करोड़ रुपीज़ है, 50 करोड़ रुपीज़ का सेटलमेंट करवाना है। तो क्या होगा, कोई बंदा नहीं दे पाया तो अब लॉस हो गया, एनपीए हो गया, अब उसको पैसे वापस लेना है बैंक को, तो फिर उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले उसका प्रपोजल बनेगा, राइट। अब ये प्रपोजल जो है सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, आईएसी, दैट इज इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी, सबसे पहले इस प्रपोजल को इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी देखेगा। हाँ, और फिर ये रिकमेंडेशन देगा, ये रिकमेंडेशन दे दिया। उसके बाद, इसके बाद आएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड। हाँ, और फिर ये बोर्ड जो है दे विल टेक ए कॉल इसके रिकमेंडेशन के बाद। ठीक, तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि सबसे पहले आईएसी बैठा, फिर वो रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद एआरसी आया। हाँ, और फिर एक और चीज़ था इसमें कि जो ये चीज़ तभी होगा, ये पूरा प्रपोजल वाला प्रोसेस तभी किया जाएगा जब सारा चीज एग्जॉस्ट, सारा जो मीन्स है एग्जॉस्ट कर लिया गया है इन ऑर्डर टू रिकवर द लोन। हाँ, जैसे कि क्या क्या तरीका है, तो सरफेसी एक्ट का यूज हो गया है। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, सॉरी, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट 2002। तो इसका यूज करके, मतलब जो सिक्योरिटी है उसको प्लेज किया हुआ है, सिक्योरिटी को यूज करके फिर रिकवर किया गया हो, ये हो गया। उसके बाद डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस हो गया हो और इन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया हो, ये यूज़ कर लिया हो। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी आईबीबीआई वाला यूज़ हो गया हो। ये सब यूज़ होने के बाद ही कोई प्रपोजल बनेगा वन टाइम सेटलमेंट का, जिसके बाद की आईएसी और फिर एआरसी दोनों मिल करके उसको कॉल लेगा। तो जब ये इतना सारा कुछ यूज़ हो ही चुका होगा और फिर भी अगर नहीं रिकवर कर पाएगा जो लोन अमाउंट है, इसका मतलब कि जो बोरोवर है दे आर नॉट विलिंग, वो नहीं विलिंग होगा सेटलमेंट में, वो ओटीएस के लिए भी रेडी नहीं होगा अगर इतना कुछ होने के बाद भी पैसे नहीं दे रहा है तो अभी का जो नियम था वो है कि पहले ये सब हो जाए, उसके बाद ही आईएसी और आईआरसी देखेगा। तो जब इतना कुछ हो ही जाएगा, मतलब कि तो इन लोग का कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब बोरोवर इज नॉट विलिंग टू पे बैक। तो अब विलिंग ही नहीं होगा तो वन टाइम सेटलमेंट होगा ही नहीं, ये तो फेल हो जाएगा। तो फिर ये लोग बैठ करके भी क्या करेंगे, आईएसी और एआरसी।
तो इस कारण से अब आरबीआई को लग रहा है कि वो कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। और एक और चीज़ है कि इसका एक और डिसएडवांटेज है कि डेली अराउंड मोर देन 100 केसेस, बहुत सारे केसेस होते हैं, राइट, वन टाइम सेटलमेंट के लिए। तो ऐसा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आईएसी और एआरसी दोनों डेली डेली आके बैठे एक साथ और डेली ये रिकमेंडेड करे और फिर ये अपना कॉल ले, तो ये दैट विल बी वेरी मच टीडियस। हाँ, डेली डेली बैठना इम्पॉसिबल है, मीटिंग करना। तो इसलिए इस चीज़ को आरबीआई जो है ट्वीक करने का सोच रहा है, जो लोन रिकवरी फ्रेमवर्क है बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन यही है कि जो सेटलमेंट प्रोसेस है अभी राइट नाउ स्ट्रिंजेंट है, तो उसको रिलैक्स करना का ज़रूरत है, कि जो भी सेटलमेंट ऑन टाइम सेटलमेंट का है प्रोसेस को रिलैक्स करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। और उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये इम्प्रैक्टिकल है कि दोनों एक साथ बैठे डेली डेली। जैसे अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका मानना है कि अराउंड 63% जो है, जो एसेट रिजोल्यूशन होता है बाय नंबर ऑफ केसेस का बात करें, तो 63% जो है रिजोल्यूशन एक से साल से लेकर के 1.5 साल तक लगता है। तो ये टाइम टेकिंग है वन। तो इसलिए जो है एफिशिएंट करना प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि टाइम पे सेटलमेंट हो जाए। और जो रिटेल लोन है, एमएसएमई लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये लंबा प्रोसेस को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि टाइम घटाने के लिए हमें इस प्रोसेस को थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट बनाना होगा, थोड़ा कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कोई बोर्ड है, बोर्ड को अपना पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा, राइट। पावर डेलीगेट मतलब कि अगर कोई छोटा अमाउंट है, लोन लेस देन 50 लाख है या लोन लेस देन 500 करोड़ है, उसके अकॉर्डिंग पावर डेलीगेट कर दे कि हाँ ये अथॉरिटी इसको इस वन टाइम सेटलमेंट को डील करेगा। तो इस तरह करने से क्या है, जो प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा टीडियस हो रखा है वो खत्म हो जाएगा। सो आरबीआई इज इन लाइन ऑफ द थिंकिंग कि जो इस लोन रिकवरी फ्रेमवर्क को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करिए, क्योंकि राइट नाउ जो आईएसी और एआरसी दोनों मिलकर वन टाइम सेटलमेंट कर रहा है, ये प्रोसेस काफ़ी अनसक्सेसफुल है और ये रिकवरी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ड्रैग कर रहा है। और इसे और सब कुछ एग्जॉस्ट करने के बाद इस ओटीएस के लिए आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब कोई सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया सारे मीन्स, तो फिर इसका मतलब बोरोवर इज नॉट विलिंग टू पे बैक, तो उसमें कुछ वन टाइम सेटलमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई होगा ही नहीं। तो द लॉन्ग वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट इज प्रूविंग टू बी ड्रैग when it comes to recovery of MSME and retail loans. Next देखते हैं, कैबिनेट clears 2600 crore scheme to promote रुपे डेबिट कार्ड लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 2600 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम के लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को, दैट इज पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन होता है। ये फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए किया गया है, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च के बाद जो आएगा। तो इन फाइनेंशियल 23 मतलब फाइनेंशियल दैट इज मार्च 22 से मार्च 23 के लिए, राइट। तो ये इंसेंटिव जो है, ये रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के यूज करने पे ही ये इंसेंटिव मिलेगा। तो इस स्कीम के अंदर जो है बैंकों को जो है, बैंक्स को प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल को प्रमोट करे, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को प्रमोट करे, राइट, यूजिंग रुपे कार्ड और भीम यूपीआई। इन दो को यूज करने पे ही जो है बैंकों को जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया गया है, क्योंकि ये इसलिए अभी क्लियर किया गया 2600 करोड़ रुपीस का स्कीम, इतना इंसेंटिव बेसिकली प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बजट में ही जो है, इस साल का जो बजट आया था लास्ट ईयर, उसी टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो चाहते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट है इसको सपोर्ट करते रहे। लास्ट टाइम बजट में कहा था। तो इसी डायरेक्शन में ये स्टेप है, ये स्कीम है, राइट। और इसलिए ये 2600 करोड़ रुपीस जो है इसके लिए रखा गया। तो स्कीम जो है प्रमोट करेगा कुछ डिजिटल पेमेंट, जैसा कि यूपीआई लाइट है। यूपीआई लाइट में क्या होता है कि जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, दैट इज लेस देन ₹200, इसके थ्रू होता है, यूपीआई लाइट के थ्रू। उसके बाद यूपीआई है 123 पे नाम से। इसमें क्या होता है, जो भी फीचर फ़ोन है, हमारे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो फीचर फ़ोन्स होते हैं उसमें बिना इंटरनेट का, उसमें इंटरनेट नहीं यूज़ होता है,
तो बिना इंटरनेट का भी पेमेंट किया जा सकेगा, दैट इज डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं यूजिंग यूपीआई 123 पे ऐप। ठीक, ये बेसिकली आरबीआई और एनपीसीआई दोनों मिल करके देखता है कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, आरबीआई और एनपीसीआई मिल के देखता है। यह लॉन्च किया गया था इन मार्च 2022, मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। तो ये करने से क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस है वो यूजर फ्रेंडली होगा और काफी इकोनॉमिकल होगा, राइट। तो दिस इज द मेन टारगेट कि भारत सरकार चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, हमारा डिपेंडेंट ऑन द पेपर करेंसी कम हो, हम लोग डिजिटली मोर स्ट्रांग हो, और दिस इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। तो एक एग्जाम्पल आप दिमाग में रख सकते हो कि हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है 2600 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कि रुपए डेबिट कार्ड्स और यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने वाले बैंकों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेगा। राइट नाउ अगर डेटा की बात करें तो यूपीआई जो है वो अचीव किया डिजिटल पेमेंट जो है ट्रांजैक्शन, अगर रुपी वैल्यू में बात करें तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया 782.9 करोड़, और वैल्यू में बात करें मतलब पैसे के अमाउंट के टर्म में तो रुपीज 12.82 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 22 में। दैट इज 12.82 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ मंथ ऑफ दिसंबर में। अराउंड 782.9 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए हैं डिजिटली। तो दिस सोच कि हाँ कि हमारे इंडिया में लोग डिजिटली ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, हम डिजिटली लिटरेट हो रहे हैं, एंड दे बिलीव इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। दिस विल एक्चुअली हेल्प द एंटायर इकोनॉमी ग्रो। तो द कैबिनेट टुडे सेड द इंसेंटिव्स विल बी गिवन ऑन द ऑन द यूज ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड द भीम यूपीआई। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, और कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। इफ यू रियली थिंक यू learn something, do like my channel. Thank you so much.